एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। अगर आपका सब्जेक्ट होम साइंस है और आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। और आप इससे पहले का वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पे जाके देखें, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ मेरे सारे ही वीडियो वहाँ पे शेयर किए जाते हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए मेरे सारे ही वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कराए जाते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो लाती रहूँ। इससे पहले मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा चुकी हूँ, 2 से 3। आई थिंक ये मेरा 26 नंबर वाला प्रैक्टिस सेट है। और आप इससे पहले का प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं। इससे पहले वाले 25 वाले में मैंने 125 प्रैक्टिस सेट लाया था। आज फिर मैंने 125 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लाई हूँ। तो चलिए आते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपने पहले क्वेश्चन पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 1 केजी चीनी का दाम 15 है तो वो 12 तो 4 किलो चीनी का दाम कितना होगा। तो जाहिर सी बात है, आप 15 को 4 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 15 चौके 60। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये आपके एलटी में एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हालांकि टीजीटी में नहीं पूछा जाता है, लेकिन नीचे के क्वेश्चन आपके टीजीटी लायक हैं, आप देख सकते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुलभ शौचालय एक उत्तम एवं आदर्श शौचालय है क्योंकि इसमें मल कीड़ों द्वारा समाप्त कर दिया जाता है, वह किसी प्रकार के दुर्गंध युक्त विषैले गैस नहीं बनते हैं, वातावरण में प्रदूषण का भय नहीं रहता, इसके दूषित पानी से नदी का पानी भी गंदा नहीं होता, एंड लास्ट में है उपयुक्त सभी। तो जाहिर सी बात है, यहाँ सारे ही ऑप्शन पॉजिटिव दिए हुए हैं, तो ये सारे ही सही होंगे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विष खाने वाले व्यक्ति की पहली पहचान होती है तो पुतलियों का सिकुड़ जाना और फैल जाना, व्यक्ति को नींद आना, बुखार आना, या फिर व्यक्ति का चिल्लाना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विष खाने वाले व्यक्तियों का जो पुतलियाँ होती हैं, आँखों की पुतलियाँ, वो सिकुड़ जाती है या फिर वो फैल जाती है, ये उसकी सबसे प्रथम पहचान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। PERT पट चित्र का आयोजन का प्रतिनिधित्व डैश द्वारा होता है, तो बिंदु द्वारा, बिंदु युक्त रेखा द्वारा, चक्र द्वारा, या फिर स्पष्ट रेखा द्वारा। तो PERT पट चित्र का आयोजन का प्रतिनिधित्व डैश द्वारा होता है, तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चक्र के द्वारा। ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है। तो ग्राम स्तर कार्यकर्ता, खंड विकास अधिकारी, सरपंच, या फिर कमिश्नर। तो ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है, ये क्वेश्चन बहुत इजी ही है, आप लोग ऑलरेडी टिक कर चुके होंगे, सरपंच होगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत सरकार द्वारा जवाहर रोजगार योजना आरंभ की गई थी, तो 1989 में, 1972 में, 1975 में, या फिर 1979 में। तो जवाहर रोजगार योजना का आरंभ कब किया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा। जब तक मैं क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ रही हूँ, आप चाहे तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और लास्ट में मूल्यांकन कर सकते हैं कि 125 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1989 में। किसी भी परितंत्र में कालांतर में जीवों की संख्या स्थिर हो जाती है। जीवों की संख्या स्थिर होने का कारण है अपघटक, उत्पादक, उपभोक्ता, या फिर ये सभी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। किसी भी परितंत्र में कालांतर में जीवों की संख्या स्थिर हो जाती है। जीवों की संख्या स्थिर होने का कारण यहाँ पूछ रहा है, तो अपघटक भी होगा, उपभोक्ता भी होगा और उत्पादक भी होगा। डैश का अर्थ है कि एक घर के आंतरिक भाग को ताज़ा करने के लिए दूषित वायु को बाहर निकालकर शुद्ध परिसंचरित करना ऑस्पेक्ट होता है। ऑप्शन ए ऑस्पेक्ट, ऑप्शन बी वायु का आवागमन, ऑप्शन सी संभावना, एंड ऑप्शन डी म्यूरम। तो किसका अर्थ होता है कि घर के आंतरिक भाग को ताज़ा करने के लिए दूषित वायु को बाहर निकाला जाता है एंड शुद्ध वायु को परिसंचित मतलब कि अंदर किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बहुत ही इजी है। जैसे कि यहाँ पे पूछ रहा है कि वायु को बाहर निकालने में शुद्ध वायु को परिसंचित मतलब कि अंदर करना, तो जाहिर सी बात है वो वायु के आवागमन में ही होगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पशुओं से मनुष्य तक पहुंचने वाला छूत रोग है हाइड्रोफोबिया, टाइफाइड, मियादी बुखार या फिर इकूहा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? तो पशुओं से मनुष्य तक पहुंचने वाले छूत रोग का नाम होता है हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेत्रदान में प्रदाता की आंखों के निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है? आइरिस, लेंस, रेटिना या फिर कॉर्निया। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसे मैंने आई थिंक कि बहुत बार करा चुकी हूँ, तो इसका आंसर देना आप लोग के लिए काफ़ी होगा, इजी होगा। जो मेरे पुराने स्टूडेंट होंगे उनके लिए ये सारे क्वेश्चन इजी होंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन को मैंने बहुत बार अलग अलग तरीके से करा रखा है। तो ऑप्शन डी कर्निया होगा। नेत्रदान में प्रदाता के आंखों की कर्निया भाग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। केशी रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं? 13, 31, 33 या फिर 23। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? केशु रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 33। ऑप्शन नंबर सी 33। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। श्वेत रक्त कण से उत्पन्न रोग निरोधक क्षमता निम्नलिखित में से किस कोटि के अंतर्गत आता है? तो कृत्रिम रोग क्षमता, अर्जित रोग क्षमता, प्राकृतिक रोग क्षमता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो श्वेत रक्त कण से उत्पन्न रोग निरोधक क्षमता किस किस कोटि के अंतर्गत आएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक रोग क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन एवं रक्त के बहाव की दर को बढ़ाता है? एड्रीनेलिन, कॉर्टिसोन, नॉरेडिनेलिन या इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा? तो हृदय धड़कन एवं रक्त बहाव की दर को बढ़ाता है, तो ये सारे ही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एड्रीनेलिन, कॉर्टिसोन या फिर नॉरएड्रेनालिन, ये तीनों ही हृदय की धड़कन एवं रक्त बहाव की दर को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्थूल खाद बड़ी आंत की गति को उद्दीप्त करने में एक उपयोगी भूमिका निभाते हैं। सत्य है, असत्य है, विवादित है या फिर संबंधित नहीं है? तो ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत बार करा रखा है। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन रट गए होंगे। तो स्थूल खाद बड़ी आंत की गति को उद्दीपित करने में एक उपयोगी भूमिका निभाते हैं। ये क्वेश्चन सत्य है, ये लाइन सत्य है। फेफड़े के वायु कोश किस उपकला के बने होते हैं? सल्की के, स्तंभकार के, रोमक के या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा? फेफड़े के वायु कोश किस उपकला के बने होते हैं? तो ऑप्शन ए सल्की के। हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है? तो मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम फास्फेट। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट हो जाएगा। कैल्शियम फॉस्फेट हो जाएगा। कैल्शियम फॉस्फेट हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
शरीर में लगभग मांसपेशियां होती हैं, कितनी होती हैं? 100 से 200, 50 से 100, 50 से 100, या फिर 200 से 300, या फिर 500 से 600। तो शरीर में लगभग मांसपेशियां कितनी होती हैं? 1 मिनट, किसी का कॉल आ गया है, थोड़ा देख ले। तो शरीर में मांसपेशियां कितनी होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 500 से 600। शरीर में लगभग मांसपेशियों की संख्या 500 से 600 होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्मा की कार्बनिक अणु है। ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी सी है वसा और न्यूक्लियर अम्ल मतलब कि डीएनए और आरएनए, एंड ऑप्शन डी है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और न्यूक्लियर अम्ल मतलब कि डीएनए और आरएनए आदि। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीव द्रव्य की कार्बनिक अणु है वसा और न्यूक्लियर अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सुनने की प्रक्रिया में शामिल चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सुनने की क्रिया को सुनने की प्रक्रिया में शामिल चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो समझना, याद रखना, मूल्यांकन या फिर सुनना, यहाँ विकल्प देख सकते हैं, उस अनुसार आंसर देना है, कूट में आंसर देना है। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सबसे पहले आएगा सुनना, फिर आ जाएगा समझना, फिर आएगा याद रखना, एंड लास्ट में आएगा मूल्यांकन करना। मूल्यांकन हमेशा लास्ट में होता है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। सुनने की प्रक्रिया में शामिल चरणों का सही क्रम सुनना, फिर समझना, फिर याद रखना एंड लास्ट में मूल्यांकन करना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन है, एक विशेष आयाम में वस्तुओं की तुलना करना और उन्हें व्यवस्थित करने की क्षमता को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? वर्गीकरण, श्रेणीकरण, संरक्षण या फिर वस्तु अस्थायित्व। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रेणीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ हमें कूट में आंसर देना है, आप देख सकते हैं। अच्छे नेता के नेतृत्व में क्या होना चाहिए? अच्छे नेता में नेतृत्व के गुण जन्म से होते हैं, दूसरों को प्रभावित करने में समर्थ होते हैं, व्यक्तियों को प्रतियोजित करने में समर्थ होते हैं, एंड स्वभाव से स्वेच्छाचारी होते हैं। नीचे हमें कूट में आंसर देना है, कूट में 2 ही ऑप्शन है, इनमें से किसी 2 को हमें सेलेक्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो जाएगा? तो अच्छे नेता में क्या होना चाहिए? तो दूसरों को प्रभावित करने में समर्थ होते हैं और दायित्व को प्रत्यायोजित करने में समर्थ होते हैं। ये 2 ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी और सी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जन्म के पश्चात नवजात शिशु का प्रथम सप्ताह में वजन कम हो जाता है क्योंकि उसे पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, वह बाह्य वातावरण में सामंजस्य बैठाता है, वह ज़्यादा समय सोता है, उसके स्वास्थ्य की देखभाल पर्याप्त नहीं हो पाती है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, वह बाह्य वातावरण में सामंजस्य बैठा रहा होता है, इस कारण जन्म के प्रथम सप्ताह में उसका वजन कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
डिसफंक्शन वाले बच्चे जिनका पहले 9 महीने में निदान किया जाता है उसके लिए आवश्यक है। तो क्या है? इन्फ्लुएंजा का टीका, HIV मेन सी का टीका, या फिर BCG का टीका, या फिर DPT का टीका। तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, DPT का टीका। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक धात्री माता प्रतिदिन लगभग कितना दूध उत्पादित करती है? 400 मिलीमीटर से 800 मिलीमीटर, 1.2 लीटर, या फिर 500 मिलीमीटर, या फिर 850 मिलीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 400 मिलीमीटर से लेके 800 मिलीमीटर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रथम 4 सप्ताह में होने वाले शिशु मृत्यु का कारण है तो श्वासरोध, जन्मजात असमानताएं, पूर्णकालिकता एवं इनमें से सभी। ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इनमें से सभी। प्रथम 4 सप्ताह में होने वाले शिशु का मृत्यु कारण श्वासरोध होता है, जन्मजात असमानताएं होती हैं, पूर्वकालिकत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गर्भकालीन विकास की द्वितीय अवस्था है तो डिंबावस्था, गर्भस्थ शिशु की अवस्था, भ्रूणावस्था, या फिर बीजावस्था। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा? तो गर्भकालीन विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी अवस्था होती है? तो वो अवस्था होती है भ्रूणावस्था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वह अंश जिसके द्वारा माता से भ्रूण को पोषण पहुंचता है, गर्भनाल, ओवम, गर्भाशय, या फिर फैलोपियन ट्यूब। तो वह अंश जिसके द्वारा माता से भ्रूण को पोषण पहुंचता है वह हो जाएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है क्योंकि गर्भनाल और फैलोपियन ट्यूब दोनों ही आंसर सही हो सकते हैं। गर्भनाल से जो माताएं भोजन लेती हैं वो जो बच्चे के पास जाते हैं, बच्चे के से जो जुड़े होते हैं नाल, उसके बीच में फैलोपियन ट्यूब होता है। ये गर्भनाल के भोजन के सारे ही प्रोटीन्स, विटामिन जो भी ज़रूरत है वो अवशोषित कर लेता है और वहाँ से बच्चे अवशोषित करते हैं। तो ये दोनों ही ऑप्शन हमेशा कन्फ्यूजन वाले रहते हैं। ऑप्शन ए वैसे यहाँ पे सही दिया गया है तो ऑप्शन ए को सही मानेंगे। गर्भनाल इसका सही हो जाएगा। 27 नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्त्री के अंडाशय में कौन सा हार्मोन निर्मित होता है? तो प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, या फिर रिलैक्सिन, या फिर इनमें से सभी। तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ये सारे ही हार्मोन स्त्री के अंडाशय से निर्मित होते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास का पहला चरण कौन सा है? व्यक्तित्व, ईमानदारी, पहल, विश्वास, VS अविश्वास। तो 29 नंबर क्वेश्चन के आंसर यहाँ साफ साफ दिख रहा है, विश्वास, VS अविश्वास। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और क्लियर हो जा रहा है कि एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास का जो भी होता है वो दिया है, सिद्धांत दिया है। मानसिक क्षमताओं के विकास को क्या कहते हैं? मनोवैज्ञानिक विकास, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, या फिर मोटर विकास। तो मानसिक क्षमताओं के विकास को क्या कहते हैं? तो इसे हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कोहलवर के नैतिक सिद्धांत के अंतर्गत निम्न में से कौन सी अवस्था नहीं है? तो प्राक रूढ़िगत अवस्था, प्याजे संक्रियात्मक अवस्था, रूढ़िगत अवस्था, या फिर पश्च रूढ़िगत अवस्था। तो 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, प्याजे संक्रियात्मक अवस्था। कोहलवर के नैतिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत ये नहीं है और यहाँ नहीं पे आंसर देंगे और ये सारे ही हैं, प्राक रूढ़िगत, पश्च रूढ़िगत, या फिर रूढ़िगत। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धीमा विकास करने वाले बच्चों को इसके द्वारा पहचाना जाता है तो गति, कुशलता, समन्वय में देरी, बोलने में देरी, सामाजिक व्यवहार में देरी, या फिर भावनात्मक व्यवहार में देरी। तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा गति, कुशलता, समन्वय में देरी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संदर्भ व्यक्ति की आयु वर्ष होती है तो 20 से 50, 20 से 39 या फिर 25 से 55 या फिर 25 से 60। तो 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। वैसे ये 2010 के अकॉर्डिंग है, 2010 आरडीए के अकॉर्डिंग है 20 से 39, लेकिन 2020 आरडीए के अनुसार ये इसका एक वर्ष कम कर दिया गया है, 19 से 39 वर्ष कर दिया गया है संदर्भित आयु। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपने देश का सुयोग्य नागरिक बनने तथा अपने सामाजिक एवं पारिवारिक सदस्यों को सफलतापूर्वक निभाने के आवश्यक गुण एवं क्षमताएं विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? घर, स्कूल, वन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें हम जाने की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दांतों के प्राथमिक सेट मतलब दूध के दांत की संख्या कितनी होती है? तो 12, 18, 20 या फिर 24। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 20, ऑप्शन नंबर सी 20। अच्छा चलिए यहाँ एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एक मनुष्य के पूरे जीवन काल में, मैं ऐसे क्वेश्चन को इतने अच्छे तरीके से पूछ रही हूँ, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। तो एक मनुष्य के अपने पूरे जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं? आपको ऑप्शन मिल जा रहा है 32, 20, 52 या फिर 45। ठीक है, आप इसमें से अपना ऑप्शन सेलेक्ट करके और कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं वहाँ पे क्लियर कर दूँगी। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आप जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर देते हैं तो हम ये सारे ही क्वेश्चन लाइव आकर कर सकते हैं। लाइव आकर करने में और भी ज़्यादा मज़े आएंगे। इसलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनुष्य के शारीरिक आयामों को मापने के लिए काम में आने वाले तकनीक हैं। तो एंथ्रोपोमीटर मतलब कि मानवमिति, क्लिनिकल मतलब कि नैदानिक विधि, जैव रासायनिक यानी बायोकेमिकल विधि या फिर आहारीय संरक्षण। तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंथ्रोपोमीटर मतलब कि मानवमिति। मूल्यांकन की प्राइम विधि में निम्न घटक आते हैं। तो खाद्य मूल्य में लाभ जोड़ा, वास्तविक श्रम मूल्य जोड़ा या फिर श्रम साध्य उत्पाद जोड़ने की विधि या फिर लाभ को प्रत्येक उत्पाद के दाम से जोड़ना। तो 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खाद्य मूल्य में लाभ को जोड़ना। मूल्यांकन की प्राइम विधि किसके घटक है? तो खाद्य मूल्य में लाभ जोड़ा जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 38 नंबर है कि एक सिखाने या फिर सीखने की स्थिति में सीखने के लिए विशेष पदों का निम्न क्रम क्या हो सकता है? यहाँ मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ अगर मैं बोलूँगी तो आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। आप खुद से ऑप्शन पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। तब तक मैं आपको कुछ देर रुक के आंसर दे देती हूँ। तब तक मैं पानी पी लेती हूँ, आप तब तक आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो एक सीखने की स्थिति में सीखने के लिए विशेष पदों का क्रम होता है। तो 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी, ध्यान, समझ, अनुभूति, अवधारणा एवं सीखना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मस्तकाधोमुखी विकास क्रम में शारीरिक विकास होता है। पैर से सिर की ओर, सिर से हाथ की ओर, सिर से पैर की ओर या फिर पैर से हाथ की ओर। इस क्वेश्चन के बारे में आई थिंक हमने कल भी डिस्कशन किया था। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मस्तकाधोमुखी विकास के क्रम में सिर से पैर की ओर विकास आता है एंड निकटतम विकास के अंतर्गत आता है केंद्र से परिधि की ओर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विकास पर शोध कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है चार्ल्स डार्विन ने, एन वेले ने, जीन पियाजे ने या फिर वी वेडबिन ने। तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा?
विकास पर शोध कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीन पियाजे ने। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रसार शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा है, किसने कहा है? तो एल.डी. केल्स ने, ओ.पी. दहामा ने, डी.एन. सोनिगर ने या फिर एम.सी. बुरेट ने। तो 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? प्रसार शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा है, यह कथन एल.डी. केल्स ने कहा है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपकी कॉलोनी में कोचिंग कक्षाओं के आरंभ होने की घोषणा करने वाले पर्चा किसका एक उदाहरण है? तो मौखिक माध्यम का, स्थानीय माध्यम का, सम्मिश्र माध्यम का या फिर अप्रत्यक्ष माध्यम का। तो 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आपकी कॉलोनी में कोचिंग कक्षाओं के आरंभ होने की घोषणा करने वाला पर्चा किस का एक उदाहरण हो सकता है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, स्थानीय माध्यम। यूनिसेफ की स्थापना हुई थी तो 1944 में, 1945 में, 1946 में या फिर 1949 में। तो यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1946 में। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डैश आरंभिक बाल्यकाल देखभाल और विकास के लिए विश्व के सबसे बड़े और सर्वाधिक अद्भुत सीमा से परे कार्यक्रमों में से एक है। NIN मतलब कि नीन, ICMR, ICDS एवं WHO। तो 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि डैश आरंभिक बाल्यकाल देखभाल और विकास के लिए विश्व के सबसे बड़े और सर्वाधिक अद्भुत सीमा से परे कार्यक्रमों में से एक है। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ICDS। ये हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अनौपचारिक शिक्षा किसके लिए है? जो औपचारिक शैक्षिक कार्यक्रम में प्रवेश नहीं पा सकते, जो अशिक्षित है पर सीखने का प्रोत्साहन नहीं है, जो वास्तव में गरीब है, जो पत्र व्यवहार कर सकते हैं पर कक्षा में नहीं जा सकते। तो 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ सबसे सटीक आंसर क्या लग रहा है? ऑप्शन ए, जो औपचारिक शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रवेश नहीं पा सकते, अनौपचारिक शिक्षा उनके लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रामीण जनता के साथ मैत्री भाव स्थापित करना तथा उनकी समस्याओं को हल करने में सहायता करने के उद्देश्य से श्री निकेतन का प्रयोग प्रारंभ किया गया था। और 46 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ हमें कुछ भी नहीं देखना है, ऊपर के 2 लाइन तो बिल्कुल नहीं देखना है, बस यहाँ श्री निकेतन देखना है। बस यहाँ पे श्री निकेतन देखना है और देखना है रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहाँ है। तो यहाँ ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। चलिए 47 पे आते हैं। आज 125 क्वेश्चन फिर से लाए हैं, हो सकता है थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं और भी खुश होकर कोशिश करूँ और ज़्यादा ऐसे वीडियो लाने की। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों को चॉकलेट बेचने के लिए उनका ध्यान आकर्षित करने में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम उपयुक्त होता है? रेडियो, समाचार पत्र, टेलीविज़न या फिर पर्चा। तो 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो जाहिर सी बात है, जैसे कि आप सब किंडर जॉय को देख सकते हैं कैसे बिक रही है। बच्चे उनका नाम सुनते ही घर वालों को परेशान कर देते हैं। वो है टेलीविज़न। रेडियो से उनका खास लेना देना नहीं होता, वो सुन के नहीं समझ पाते, ना ही समाचार पत्र वो पढ़ने जाते हैं, ना ही वो पर्चा देखने जाते हैं। टेलीविज़न पे वो अच्छे अच्छे फिगर के साथ देखते हैं तो उनका अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ता है। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डैश नेता इस प्रकार परिचालन करता है जैसे वह लोगों पे भरोसा नहीं कर सकता। ये क्वेश्चन तो बड़े ही फेवरेट है और आप सबको याद होंगे। तो कौन सा ऐसा नेता है जो ऐसा जाहिर करता है कि वो लोगों पे भरोसा नहीं कर सकता? लोकतांत्रिक, लेसेस फेयर या फिर तानाशाही या फिर सामान्य। तो 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तानाशाही। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर। तो मुख्य संचार का उदाहरण है टेलीविज़न, पत्र, टेलीफोन या फिर रेडियो। तो मुख्य संचार का उदाहरण क्या है? 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? मुख्य मतलब जिसमें हम बोल नहीं सकते, पढ़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा पत्र।
बिना बोले हम इसे पढ़ के समझ सकते हैं। टेलीविज़न में आवाज़ आती है, ये श्रव्य एवं दृश्य साधन है। टेलीफोन ये श्रव्य साधन है। रेडियो भी श्रव्य साधन है। पत्र ये दृश्य साधन के अंतर्गत आ जाएगा, तो ऑप्शन बी सही है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को हम प्रसार कहते हैं। यह कथन किसका है? ये भी बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, हम सब रट गए होंगे। रमाभाई, एच.डब्ल्यू. भट्ट का, पी दहामा का या फिर ए.टी. मोशर का? तो ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को हम प्रसार कहते हैं। ये कथन एच.डब्ल्यू. भट्ट का है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्सरी स्कूल के कार्यक्रम में होना चाहिए स्वतंत्र खेल का निर्देशन, कार्यक्रमों में संतुलन, अधिक स्वतंत्र खेल व कम निर्देशन कार्यक्रम, अधिक निर्देशित कार्यकलाप व कम स्वतंत्र खेल, या फिर स्वतंत्र खेल नहीं होने चाहिए। तो आपको लगता है कि स्वतंत्र खेल ना हो, वो भी नर्सरी खेल में, नर्सरी क्लासेस में? तो आंसर ऐसे ही गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। फिर हमें 3 में देखना है कम स्वतंत्र खेल, ये यहाँ पे भी गलत हो जाएगा। अधिक स्वतंत्र खेल व कम निर्देशन कार्यक्रम, ये भी गलत हो जाएंगे। अब यहाँ सही है कि हमें स्वतंत्र बच्चों को स्वतंत्र खेलना चाहिए, खेलने देना चाहिए और निर्देशित कार्यक्रमों में संतुलन बनाए रखने का भी सिखाना चाहिए। तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा और ये पॉजिटिव में भी दिख रहा है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि 1932 में कॉलेज स्तर पर गृह विज्ञान लागू करने वाली पहली संस्था कौन सी थी? ये भी क्वेश्चन आप सबने रट्टा मार बैठे होंगे। 52 नंबर क्वेश्चन का। लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली, क्वीन मैरीज कॉलेज मद्रास, वुमेंस क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास, या फिर एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इलाहाबाद? तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल और इजी है, लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली। 1932 में कॉलेज स्तर पर गृह विज्ञान लागू करने वाली पहली संस्था लेडी इरविन कॉलेज है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रंगों का हल्कापन व गहरापन क्या कहलाता है? यू, वैल्यू, इंटेंसिटी या फिर स्पेक्ट्रम? तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर क्या हो जाएगा? रंगों का हल्कापन या फिर गहरापन, ऑप्शन नंबर बी वैल्यू कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। घरेलू फर्नीचर खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए कि वह सजावटी हो, उपयोगी हो, सस्ता हो, नक्काशीदार हो। तो 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये भी बहुत ही रट्टा मार क्वेश्चन है, उपयोगी हो। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जापानी पुष्प सज्जा में इकेबाना में सबसे बड़ी टहनी घोतक होती है, स्वर्ग की, मनुष्य की या फिर पृथ्वी की? तो जापानी पुष्प सज्जा, या इसमें 3 लाइनें होती हैं, ठीक है। और इसमें इस लाइन के बारे में पूछ रहा है कि जापानी पुष्प सज्जा में इकेबाना में सबसे बड़ी टहनी किसकी घोतक होती है? स्वर्ग, मनुष्य और पृथ्वी। और सबसे बड़ी टहनी को क्या कहते हैं? तो सीन कहते हैं, शिन। उसके बाद वाले को शो और इसको हाइकी, सीन सो हाइकी। यहाँ सीन के बारे में पूछ रहा है कि सीन किसको प्रदर्शित करता है? तो सीन स्वर्ग को प्रदर्शित करता है, शो मनुष्य को प्रदर्शित करता है और हाइकी पृथ्वी को प्रदर्शित करता है। सीन कितने डिग्री के कोण पे बनाता है, ये क्वेश्चन भी पूछता है। तो सीन 90 डिग्री का कोण बनाता है। शो कितने डिग्री का कोण बनाता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये 45 डिग्री का कोण बनाता है। एंड हाइकी कितने डिग्री का कोण बनाता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये 75 डिग्री का कोण बनाता है, जो कि पृथ्वी को प्रदर्शित करता है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस आर्टिकल के द्वारा बनाया गया, किसी आर्किटेक्ट के द्वारा बनाया गया बिल्डिंग मैप कहलाता है? संरचनात्मक डिजाइन, सूक्ष्म डिजाइन, रचनात्मक डिजाइन या फिर ज्यामितीय डिजाइन? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्यामितीय डिजाइन। ज्यामितीय डिजाइन क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ रेखाओं का प्रयोग करके आर्किटेक्ट द्वारा बिल्डिंग का मैप बनाया जाता है। और जिस भी मैप में या फिर चित्रकला में अगर रेखाओं का सिर्फ प्रयोग हो जा रहा है, वहाँ पे ज्यामितीय डिजाइन होती है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक अविकल्प डिजाइन या परिधान के अंदर की सभी संधियों के बीच के संबंध को कहा जाता है? लय, समरसता, अवधारणा या फिर अनुपात। तो 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुपात। एक अविकल्प डिजाइन या परिधान के अंदर की सभी संधियों के बीच के संबंध को अनुपात कहते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 3 दीवार वाले रसोई घर को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? 58 नंबर क्वेश्चन है। तो एल आकार का रसोई घर, डी आकार का रसोई घर, 3 दीवार वाला रसोई घर या फिर यू आकार का रसोई घर। तो यहाँ पे 3 दीवार वाला पूछ ही रहा है, तो 3 दीवार तो हम लिखेंगे नहीं क्योंकि क्वेश्चन को ही आप आंसर में नहीं लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे एल लिखा हुआ है, आपको समझने का सबसे आसान ट्रिक बताते हैं। देखिए L1 2 2 दीवार हुए ना, तो ये तो हो नहीं सकता। और यहाँ पे डी आकार का लिख दिया है, डी आकार का रसोई घर। आपको लगता है ये 3 1 2 3 4 4 हो जाते हैं? ये भी नहीं हो सकता है। 3 दीवार वाले पूछा है, तो 3 दीवार वाले के लिए सबसे इजी है 1 2 3, मतलब कि यू आकार। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 3 दीवार वाले रसोई घर को यू आकार का रसोई घर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू उपकरण समय और ऊर्जा की बचत करने वाला एक उपकरण है? तो टेलीफोन, प्रेशर कुकर, डीवीडी प्लेयर या फिर टेलीविज़न। तो 59 नंबर क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा? तो 59 नंबर क्वेश्चन के आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेशर कुकर। घरेलू उपकरण में समय और ऊर्जा की बचत करने वाले उपकरण में प्रेशर कुकर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से वह कौन सा गंध रहित प्रशीतक है जो कि मनुष्य के लिए विषाक्त नहीं है और घरेलू रसोई घरों में मानक उपकरण बन गया है? तो फ्रियोन है, बेंजीन है, नियॉन है या फिर सल्फर है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रियोन। फ्रियोन का इस्तेमाल हम अपने घरों के फ्रीज में करते हैं। हमारे घरों के जो फ्रीज का सिलेंडर होता है उसमें फ्रियोन गैस भरा होता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन से कार्य सरलीकरण से संबंधित है? तो संबंधित नहीं है, यहाँ पे नहीं को ध्यान देंगे तो बजट चार्ट, प्रक्रिया चार्ट, फ्लो चार्ट या फिर परिचालन चार्ट। 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से कार्य सरलीकरण से संबंधित नहीं है? तो वो हो जाएंगे बजट चार्ट। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि डैश कार्य निष्पादन पर व्यवहारिक प्रयोग में संयुक्त परिचित ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो ऑप्शन ए है अनाड़ीपन, ऑप्शन बी है कौशल, ऑप्शन सी है अक्षमता एंड ऑप्शन डी है बेवकूफ़ी। तो 62 नंबर क्वेश्चन के आंसर क्या होगा कि कार्य निष्पादन पर व्यवहारिक प्रयोग में संयुक्त परिचित ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो बेवकूफ़ी को तो कभी नहीं किया जाएगा, अक्षमता को कभी नहीं किया जाएगा एंड अनाड़ीपन को कभी नहीं किया जाएगा। 3 ऑप्शन कट गए तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा ना, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, कौशल। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह एंड समूह विवाह और अनियंत्रित विवाह ये सभी प्रकार हैं एकल विवाह के, प्रायोगिक विवाह के, बहुविवाह के एवं समझौते विवाह के। तो इसके आंसर हो जाएंगे 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चूँकि यहाँ पे हर जगह दिया हुआ है बहू बहू बहू, तो जब बहू बहू दिया हुआ है तो हम भी बहू को उठा लेंगे। ऑप्शन सी सही होगा, बहु विवाह। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ट्राइसिम योजना में लक्षित समूह है तो शहरी महिलाएं, ग्रामीण युवा एवं शहरी युवा एंड गरीबी रेखा से नीचे के ग्रामीण युवा एवं महिलाएं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ट्राइसिम योजना में लक्षित समूह है तो कौन सा है? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन बी, ग्रामीण युवा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय मानक संस्थान ISI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1949, 1950, 1959 एवं 1947। तो 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 1947। भारतीय मानक संस्थान ISI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1947। पारिवारिक सदस्यों के लिए सिलाई और बुनाई करने वाली एक पत्नी उदाहरण है, किसकी उदाहरण है? वास्तविक प्रत्यक्ष आय की, वास्तविक
वास्तविक अप्रत्यक्ष आय की, धन आय की या फिर आत्मिक आय की? ये क्वेश्चन बड़े ही अच्छे हैं क्योंकि इसमें अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो पारिवारिक सदस्यों के लिए सिलाई और बुनाई करने वाली एक पत्नी वास्तविक प्रत्यक्ष आय की उदाहरण हो जाएगी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। MSARS को विस्तारित करें। SARS को विस्तारित करना है तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सिस्टमैटिक एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम एंड सीवियर एक्सलेटरिंग रेस्पिरेटरी सिंड्रोम या फिर स्लो एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। 67 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कूड़े करकट के विसर्जन की उत्तम विधि है जलाकर, जल प्रवाह में डालकर, खाद बनाकर या फिर भराव करने के लिए। तो 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सबसे बेस्ट पूछ रहा है तो यहाँ पे खाद बनाना हो जाएगा। जलाकर तो वायु प्रदूषण कर देंगे, जल में प्रवाह करके जल प्रदूषण कर देंगे, भराव करके मृदा प्रदूषण कर देंगे, लेकिन खाद बना के हम कुछ भी को प्रदूषित नहीं करेंगे, उसका उपयोग कर लेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। घर की सफाई में सर्वाधिक महत्व है दैनिक सफाई का, साप्ताहिक सफाई का, मासिक सफाई का या फिर वार्षिक सफाई का? 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हालांकि घर की सफाई में इन सारे ही सफाई का अपना अलग महत्व है, लेकिन घर की सफाई में सर्वाधिक यहाँ पूछ रहा है तो हम ऑप्शन ए दैनिक सफाई को टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि इस पुस्तक का लेखक का नाम चुने। मैनेजमेंट इन फैमिली लिविंग। तो मैनेजमेंट इन फैमिली लिविंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप बता सकते हैं हैरिट गोल्डस्टीन एवं वीटा गोल्डस्टीन, लॉन्गवर्थी, निकोलम डॉर्सी, ग्रास एवं कैंडेल। तो 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मैनेजमेंट इन फैमिली लिविंग का पुस्तक के लेखक हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी निकोलम डॉर्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व नहीं है तो ज्ञान, पारिवारिक साधन, मूल्य और योजना। तो 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से नहीं है तो वो योजना हो जाएंगे, बाकी ये सारे ही प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर। कपड़ा धोने की मशीन से सूती कपड़ा कितने तापमान पर धोना चाहिए? तो 160 डिग्री के तापमान पे, 190 डिग्री के तापक्रम पे या 200 डिग्री तापक्रम पे या फिर 150 डिग्री तापक्रम पे? तो 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सूती कपड़ों को हमेशा 160 डिग्री के तापक्रम पे हमें धोना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 73 नंबर। किसके लिए परिधान रचना में रंग, रेखा, आकृति तथा अलंकरण में पुनरावृत्ति, स्तरीकरण तथा विकिरण का प्रयोग करना चाहिए? तो संतुलन, लय, समानुपात, अनुरूपता या फिर कपड़ों की खरीद 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो किसके लिए परिधान रचना में रंग, रेखा, आकृति तथा अंकलन में पुनरावृत्ति, स्तरीकरण तथा विकिरण का प्रयोग करना चाहिए? तो 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लय। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कपड़ों की खरीदारी के लिए दिन का समय कौन सा उपयुक्त होता है? तो प्रातः, दोपहर बाद का, शाम का या फिर रात्रि का? 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोपहर बाद का। रेडीमेड कपड़ों के निर्माण में नाप की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो चेस्ट सिस्टम, डायरेक्ट सिस्टम, चेस्ट व डायरेक्ट सिस्टम या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रेडीमेड कपड़ों में नाप के लिए चेस्ट सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। ढाका मसलिन बुने हुए पैटर्न के साथ डैश के नाम से जाने जाते हैं? जामदानी, चंदेरी, बलूचन या फिर बूटिया? 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? ढाका मसलिन बुने हुए पैटर्न के साथ जामदानी नाम से जाने जाते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सी कढ़ाई का सुमेल नहीं है? तो कसूती का कर्नाटक से, मोती भारत का दिल्ली से, कच्छ का गुजरात से, मुरी का लखनऊ से।
तो यहाँ पे नहीं पूछ रहा है तो नहीं को ध्यान में रखेंगे। तो कसूती कर्नाटक की है, हम जानते हैं। कच्छ गुजरात की है, ये भी सही है। मुरी लखनऊ की है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ये सुमेलित नहीं है, मोती भारत दिल्ली की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शहर की जो जरी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है वो कौन है? लखनऊ, ग्वालियर, बनारस या फिर पटना? तो शहर की जो जड़ी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है वो है ऑप्शन सी बनारस। बनारस की बनारसी साड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। औरों छपाई के लिए प्रयोग किया जाता है तेल, लेई, मोम या फिर गोंद का? तो 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? औरों छपाई के लिए प्रयोग किया जाता है तेल का, लेई का, गोंद का या फिर मोम का? तो यहाँ पे प्रयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर सी मोम का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। परिसज्जा का उद्देश्य है आकर्षक बनाना, आसानी से धोना, आसानी से सुखाना या फिर आसानी से मलना? तो परिसज्जा का उद्देश्य क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए आकर्षक बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि कैम्ब्रिंग एक फिनिशिंग है। इसके लिए सूती के लिए, सिल्क के लिए, ऊनी के लिए या फिर नायलॉन के लिए? तो कैम्ब्रिंग सिल्क के लिए एक फिनिशिंग है। इंटरलॉकिंग धागों के ताने बाने से अपनाए गए प्रणाली या फिर डिजाइन के अनुसार डैश का नाम रखा जाता है। रेशे, धागे, वस्त्र या फिर बुनाई? तो इंटरलॉकिंग धागे के तानों बानों में अपनाए गए प्रणाली या डिजाइन के अनुसार बुनाई का नाम रखा जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थ्री नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा अग्नि प्रतिरोधी वस्त्र है? लाइसिन, स्पेंडेक्स, नोमेक्स या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अग्नि प्रतिरोधी कपड़े के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन बी स्पेंडेक्स। नेक्स्ट में आते हैं। एस्बेस्टस है सेलुलोजिक तंतु, मिनरल तंतु, संश्लेषित तंतु या फिर प्रोटीन तंतु? तो 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एस्बेस्टस एक मिनरल तंतु के अंतर्गत आता है। सेलुलोज के अंतर्गत कपास आ जाते हैं, कपूक आ जाते हैं। प्रोटीन के अंतर्गत रेशम और ऊन आ जाते हैं। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में किस चरण में तंतु पैदा करता है? अंडा, डिम, प्यूपा एवं कीट, पूर्ण कीट? 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्यूपा के स्टेज में। रेशम के बारे में मैंने बहुत ही अच्छी एक क्लास दे रखी है, आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। फ्लैक्स के पौधे के लिए डैश प्राप्त करने के लिए रिपलिंग की जाती है, बीज, तना, पौधा या फिर नीलन? तो जाहिर सी बात है फ्लैक्स के पौधे के लिए लीलन प्राप्त करने के लिए रिपलिंग की जाती है। मिलावट निरोधक अधिनियम की शुरुआत कब हुई थी? 1955, 1954, 1960 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मिलावट निरोधक अधिनियम 1954 में लागू की गई थी। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि मूंग दाल, बेसन, चना जैसी दालों के लिए अपमिश्रक के रूप में इनमें से क्या प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो मसले हुए आलू, मेटेनियल येलो, लाइट क्रोमेट या फिर केसरी दाल? तो 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मसले हुए आलू का प्रयोग नहीं करते हैं। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए कौन सी विधि अधिक वैज्ञानिक है? रासायनिक, भौतिक, विकिरण या फिर इनमें से कोई नहीं? तो खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए कौन सी विधि अधिक वैज्ञानिक है? तो ऑप्शन नंबर बी विकिरण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि ज्वर से पीड़ित वयस्क व्यक्ति के आहार में कितना कैलोरी देना चाहिए? 3000, 2700, 2500 या फिर 2000? तो ये 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2700। 90 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। अबाउट 35 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसे भी हम कर लेते हैं जल्दी। निम्न सोडियम युक्त आहार की संस्तुति की जाती है? तो मधुमेह के रोगी को, उच्च रक्तचाप के रोगी को, कब्ज के रोगी को या फिर पीलिया के रोगी को? तो निम्न सोडियम युक्त आहार की संस्तुति किसके लिए की जाती है?
91 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च रक्तचाप के रोगी को लिए। निम्न में से कौन सी बीमारी ओरल फीकल रूट से फैलती है? टीबी, ट्रेकोमा, मियादी बुखार या फिर टीनियसिस। 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन सी बीमारी ओरल फीकल रूट से फैलती है? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, मियादी बुखार। अब यहाँ पे हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। चलिए आइए इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, क्योंकि इसके आधे ऑप्शन नेक्स्ट पेज पे है। यहाँ पे हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। डायबिटीज़, ये ऑप्शन है, अपने क्वेश्चन लिख लिया। यहाँ पे पहले ऑप्शन लिख लीजिए, फिर हम ये डायरेक्ट मिलान कर देंगे। 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर, डायबिटीज, मधुमेह किसके लिए होगा? तो मधुमेह को मिलान करेंगे 3 नंबर से, मूत्र में ग्लूकोज से। एंथ्रोस्क्लेरोसिस, इसका हो जाएगा रक्त में अधिक कोलेस्ट्रॉल। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, वृक्क शोथ, इसका हो जाएगा मूत्र में प्रोटीन का मिलना। एंड सिरोसिस, जिगर का रोग, जलोदार। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए का 3, 1 मिनट कहाँ लिखूं, चलो यहाँ पे लिखते हैं। ए का 3 और बी का 2 एंड सी का 1 एंड डी का 4। 3 2 1 4। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा है। हाँ, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पेट में छाले, अल्सर होने पर इनका कम सेवन करना चाहिए। किसका? तो मिर्च मसाले का, रेशेदार भोजन का, उपयुक्त दोनों का, या फिर कोई नहीं। तो 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो मिर्च मसाले का भी कम करना चाहिए, रेशेदार भोजन का भी कम करना चाहिए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। रोगी के लिए आहार आयोजित करते समय निम्न में से किस पर ध्यान दिया जाता है? तो रोग के कारण जानना, आहार की प्रकृति, रोग की भोजन संबंधी आदतें, या फिर इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सारे ही जानकारियां होनी चाहिए। रोग के कारण का पता होना चाहिए, आहार की प्रकृति एवं भोजन संबंधी आदतों के बारे में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रौढ़ व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है? 50 ग्राम, 0.5 ग्राम प्रति ग्राम शरीर के वजन एंड 1 ग्राम प्रति ग्राम शरीर के वजन एंड 2 ग्राम प्रति ग्राम शरीर के वजन से। तो 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रौढ़ व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर के वजन के। ये RDA 2020 के अनुसार है शायद। अब इन्होंने कर दिया है 0.833 ग्राम, 3 या फिर 6 ग्राम, ऐसे ही कुछ है, अभी याद नहीं आ रहा है। आप एक बार रीचेक कर लीजिएगा, या फिर मैं खुद ही चेक करके बता दूंगी कमेंट सेशन में। बालोपहार योजना, बाल विकास फंड योजना किस बैंक या संस्थानों के अंतर्गत कार्य कर रही है? तो जीवन बीमा निगम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट, डाकघर, राष्ट्रीय बैंक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 97 नंबर क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, जीवन बीमा निगम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जल शुद्धिकरण की रासायनिक विधियों में क्लोरीन के किस रूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? क्लोरोमाइन, क्लोरीन गैस, ब्लीचिंग पाउडर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लीचिंग पाउडर। जल शुद्धिकरण के लिए रासायनिक विधियों में क्लोरीन के ब्लीचिंग पाउडर रूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। 99 नंबर क्वेश्चन, आहारीय संरक्षण की एक विधि है। 10 घंटे अनुश्रमण, 12 घंटे अनुश्रमण, 5 घंटे अनुश्रमण, या फिर 24 घंटे अनुश्रमण।
तो 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 24 आवर्स आहार संरक्षण करने की एक विधि है 24 आवर्स अनुश्रमण। अब ये हमारा 100 क्वेश्चन अब कंप्लीट होगा। निम्नलिखित में से कौन से भोजन लैक्टिक अम्ल किण्वन द्वारा उत्पादित होते हैं? बियर, पनीर, सिरका या फिर दही? तो 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दही। 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब आगे के 25 क्वेश्चन है उसे भी हम जल्द से जल्द कंप्लीट कर लेंगे। तो कच्चे फलों से कठोर गंध आती है क्योंकि उनमें होता है ट्रिप्सिन निरोधक, टॉनिन, सेपोनिन्स या फिर फेविज्म। तो 101 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कच्चे फलों से कठोर गंध आती है क्योंकि उनमें ट्रिप्सिन निरोधक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, कृत्रिम झील का दूसरा नाम क्या है? तो परिबद्ध जलाशय, ट्यूबवेल, जलधाराएं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 102 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिबद्ध जलाशय। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो एल्युमिनियम सॉल्ट, कैल्शियम सॉल्ट, पोटेशियम सॉल्ट या फिर सोडियम सॉल्ट। 103 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम सॉल्ट। खाद्य पदार्थों को कैल्शियम की मात्रा के अनुसार अधिक से कम के क्रम में लगाएं। अधिक से कम के क्रम में लगाना है हमें, विकल्प जो दिया गया है उसके अनुसार। तो 104 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे आंसर बी हो जाएगा सही, दूध, रागी, पालक फिर चावल। यहाँ हमें अधिक से कम में लगाना था तो सबसे ज़्यादा दूध से, फिर रागी, फिर पालक, फिर चावल से। फ्रेश कर देती हूँ ताकि आप फिर से देख लें। ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉर्निलजीरोसिस सूखापन डैश की कमी का एक रोग विषयक चिन्ह है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी। 105 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कॉर्निलजीरोसिस सूखापन किसकी कमी का एक रोग विशेषक चिन्ह है? तो ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कोलेस्ट्रॉल का सर्वाधिक घनिष्ठ संबंध किससे है? दूध से, फल से, प्रोटीन से या फिर वसा से? तो कोलेस्ट्रॉल का सर्वाधिक घनिष्ठ संबंध ऑप्शन नंबर डी, वसा से है। निम्नलिखित में से कौन सा पुफा का उदाहरण नहीं है? ऑलिक अम्ल, निलोनिक अम्ल, नीलोनेनिक अम्ल या फिर एरेक्टोनिक अम्ल। 107 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सा पुफा का उदाहरण नहीं है? तो हो जाएगा ऑलिक अम्ल। ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्राकृतिक से सीधे तौर पर प्राप्त होने वाले विटामिन कौन सी है जिसके लिए किसी भोज्य पदार्थ की भी जरूरत नहीं है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी एंड विटामिन ई। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? प्राकृतिक से सीधे तौर पे प्राप्त होने वाले विटामिन डी है। ये सूर्य के रोशनी से हमें मिल जाती है। हमारे शरीर सूर्य के रोशनी में जब भी जाती है तो वे विटामिन डी ऑटोमेटिक बनाना स्टार्ट कर देती है। हमारे शरीर जो स्किन के अंदर जो वसा होते हैं उनसे प्रतिक्रिया करके। 109 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा का वह प्रमुख स्रोत निम्न में से कौन सा है जिसे कुल दैनिक भोजन का प्रमुख भाग होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या फिर खनिज ऊर्जा। तो 109 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट। रक्त हानि की रोकथाम डैश कहलाती है? समस्थितिक, रक्त का थक्का जमना, इरिथ्रोपोएसिस या फिर स्कंदन। तो 110 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? रक्त हानि की रोकथाम क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर बी, रक्त का थक्का जमना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर एम स्वामीनाथन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई है? 4 खाद्य वर्ग, 5 खाद्य वर्ग, 7 खाद्य वर्ग या फिर 11 खाद्य वर्ग? तो ये यहाँ पे डॉक्टर एस स्वामीनाथन द्वारा 11 खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य 10 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से या फिर 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। तो 10 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है, तो 1 ग्राम से कितना करता है? 1 ग्राम से 4 कैलोरी करता है, तो 2 ग्राम से 8 कैलोरी और 2.5 ग्राम से इजिली 10 कैलोरी कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 113 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्धि लब्धि निकालने का फॉर्मूला क्या है? MA/CA एंड MA/CA गुने 100। तो क्या होगा 113 नंबर क्वेश्चन के आंसर? इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 140 क्वेश्चन है ये। अनुसंधानकर्ता स्वयं संकलित किए गए आंकड़ों को कहा जाता है प्राथमिक, द्वितीय, प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं आंकलित किए गए आंकड़ों को ऑप्शन ए प्राथमिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जनसंख्या समस्या से संबंधित ज्ञान के प्रति चेतना है, यह परिभाषा किसकी है? तो 115 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वेल्सन। बाह्य रक्तस्राव को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो नुकीली पट्टियां, लंबी पट्टियां, गर्म सेक वाली पट्टियां या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बाह्य रक्तस्राव को रोकने के लिए ऑप्शन नंबर बी लंबी पट्टियों का प्रयोग किया जाता है। लेविसन ने अपनी पुस्तक में वयस्क विकास का मॉडल प्रस्तुत किया है, इस पुस्तक का शीर्षक है। तो 117 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पैसेज सीजन ऑफ ए मैनस लाइफ या फिर एडॉप्टेशन टू लाइफ या फिर हाउ ही इज? तो 117 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीजन्स ऑफ ए मैनस लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण के अजैविक घटक हैं आसपास की वायु, जल, स्थल या फिर इनमें से सभी? तो पर्यावरण के अजैविक घटक के अंतर्गत ये सभी आ जाएंगे। कुछ ऑप्शन नंबर डी सही है। व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकता है चित्रों के चुनाव में, घर की सज्जा से, कीमती सामान से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकता है ऑप्शन नंबर बी घर की साज सज्जा से। ऊन जिस प्रोटीन का बना होता है उसे क्या कहते हैं? तो फिब्राइन, केराटिन, एल्ब्यूमिन या फिर ग्लोब्यूमिन? तो ऊन जिस प्रोटीन से बना होता है उसे केराटिन कहते हैं, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डैश एक बच्चे का शारीरिक, भावनात्मक और बौद्धिक क्षमता को विकसित करता है? खेलना, खाना, चिल्लाना, अनुपूरक लेना? तो 121 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। खेलना एक बच्चे के शारीरिक, भावनात्मक एवं बौद्धिक क्षमता को विकास करता है। सामाजिक व्यवहार जन्म के समय शुरू होता है, सत्य है, असत्य है, संबंधित नहीं है या फिर विवादित है? तो सामाजिक व्यवहार जन्म के समय शुरू नहीं होता है, यह कथन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 6 महीने से 2 वर्ष के बीच के बच्चों के अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 130 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 6 महीने से 2 वर्ष के बीच के बच्चों के अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन ए 20 होती है। शरीर के ऊतक में पानी के जमा होने को क्या कहते हैं? तो पेलेग्रा, स्कर्वी, ओडिमा या फिर ऑस्टियोमलेशिया? तो शरीर के ऊतकों में पानी जमा होने को ओडिमा कहते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एंड आज के वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो एल्ब्यूमिन, नियासिन, ग्लूटीन या फिर इनमें से कोई नहीं?
तो गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन ऑप्शन सी ग्लूटीन है। तो ये थे आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसे लगे, अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है, तो मुझे मोटिवेट करते रहें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूं। और जल्द से जल्द कोशिश कीजिए 1000 कम से कम सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का, ताकि हम लाइव आके अपनी प्रैक्टिस कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।